वेलकम बैक टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। हमारे साथ शो पर मौजूद हैं डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब और अहमद अली सिद्दीकी साहब। अहमद साहब, ये बताएं, क्या किसी भी ट्रांजैक्शन में एजेंसी का होना ज़रूरी है या उसके बगैर भी ट्रांजैक्शन जो है जायज़ हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। मुराबाहा ट्रांजैक्शन में एजेंसी तो हम उस सूरत में इख्तियार करते हैं जहाँ पे एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट परचेज करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट करते हैं वेंडर को और सामान का कब्जा डायरेक्टली लेते हैं। लेकिन अगर हम एजेंसी भी करते हैं तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि पेमेंट की जाए डायरेक्टली सप्लायर को, और बहुत कम सूरतों में, एक्सेप्शनल हालात में कोशिश करते हैं कि कस्टमर को कैश हैंड ओवर किया जाए, और वो भी उसको बताया जाता है कि ये कैश आपको बतौर अमानत दिया जा रहा है और आप इसको सिर्फ सप्लायर को दे सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट है, कॉटन प्रोक्योर की जाती है, अब किसानों से कॉटन ली जाती है, तो उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, उनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे फिर आप जेन्युइन मसला है तो आप कैश दे देते हैं अपने एजेंट को, उसको समझा देते हैं, उसको बता देते हैं, और फिर वो आगे कैश पे करता है और उसकी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट यानी रसीद वगैरह ली जाती है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि वाकई पैसा सही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो ये बताएं कि इसमें जो दूसरी कंडीशन है, ख़ासतौर पर ये जो शरिया इस चीज़ को कैसे देखता है कि अगर क्रेडिट सेल है तो वहाँ पे प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाए, अगर ट्रांजैक्शन कैश बेस्ड हो या स्पॉट पर हो तो प्राइस जो है वो कम चार्ज की जाती है, कैसे देखता है शरिया? देखिए, इसके अंदर बिल्कुल सीधा सा उसूल ये है कि जब सेल की जा रही है, ट्रांजैक्शन कंक्लूड की जा रही है, तो एक कीमत एग्री की जा सकती है। अब उस टाइम पे अगर आप कीमत फॉर एग्जांपल 100 रुपये एग्री करते हैं और ये कहते हैं कि इमीडिएट पेमेंट करोगे तो ये भी जायज़ है, और अगर उसी टाइम पे 100 रुपये एग्री नहीं होता बल्कि एग्री होता है कि मैं आपको 120 रुपये पे सेल करता हूँ, लेकिन इसकी कीमत आपसे 3 महीने बाद वसूल करूंगा, तो ये भी जायज़ है। हाउएवर ये जायज़ नहीं है कि मैं दोनों ऑप्शन अपने पास रखूँ कि भाई अगर तुम 1 महीने बाद आओगे तो 110 रुपये दे देना, उसके बाद आओगे तो 120 रुपये दे देना, और उसके बाद आओगे तो और मजीद बढ़ा दूंगा। यानी हमें एक कीमत को फिक्स करना पड़ता है, और उसके बाद वो कीमत अगर वो जल्दी पैसे दे तो भी वही रहेगी, और अगर वो देर से पैसे देगा तो भी कीमत तो वही रहेगी। ठीक है। तो अभी जो फैसिलिटीज़ मुराबा की बैंक्स दे रही हैं उसका टर्म क्या होता है, क्या पीरियड क्या होता है? नॉर्मली मुराबा की जो फैसिलिटी है शॉर्ट टर्म है, 3 महीने, 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक दी जाती है। ठीक है। शरण तो जायज़ है, लेकिन रेट फिक्स हो जाता है, प्राइस फिक्स हो जाती है, तो बिजनेस वाइज भी और बैंक के लिए भी ये प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं होता, इसलिए 1 साल या उससे कम अरसे के लिए देते हैं हम लोग। ठीक है। ये बताएं डॉक्टर साहब कि इसमें रिस्क जो है बैंक के ऊपर कितना होता है और जो कस्टमर होता है उसके ऊपर कितना होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए जो है लोन ले रहे हैं और सपोज़ आपका बिज़नेस जो है नहीं चल पाता, या लेट्स से जो आपने कोई भी कमोडिटी परचेज़ की होती है उसमें नुकसान हो जाता है किसी किस्म का, तो वो जो रिस्क है कौन इसका? सबसे पहली बात तो ये जाना चाहिए कि इस्लाम में नफ़ा कमाना बग़ैर रिस्क बर्दाश्त किए जायज़ ही नहीं है। सही। हदीस में आता है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रिब्हि मा लम यज़मन, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नफ़ा कमाने से मना किया कि जिसमें कोई आदमी रिस्क बर्दाश्त न करे। तो उस कमोडिटी का जिसको बैंक बेच रहा है, जिसको फ़रोख्त कर रहा है, उसका बैंक के ज़मान में या बैंक के रिस्क में आना या बैंक को उसका रिस्क बर्दाश्त करना ये ज़रूरी है उसकी बैंक की ट्रांजेक्शन को वैलिड होने के लिए। सही है। तो चाहे वो वक्फा या वो पीरियड क्या कम ही क्यों ना हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि बैंक के रिस्क में आए वो। तो इस बात को हम यानी शरिया कंप्लायंस को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि आया बैंक ने उस चीज़ का कब्ज़ा लिया या नहीं लिया, क्योंकि जब बैंक उसका कब्ज़ा लेगा, बैंक की ओनरशिप में आएगा, तो उसके जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू ओनरशिप है वो सारे के सारे बैंक बियर करेगा। लेकिन जैसे ही उसको आगे फ़रोख्त कर देगा बैंक, तो फ़ौरन उसका रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये उनको ये ताकीद करते हैं, फ़रोख्त कर देगा कस्टमर को, क्लाइंट को, जैसे फ़रोख्त कर देगा क्लाइंट को, तो फ़ौरन रिस्क जो है वो बैंक से ट्रांसफ़र हो जाएगा क्लाइंट की तरफ। तो इसीलिए हम ये ताकीद करते हैं कि जब हमने अगर बिलफर्ज किसी सूरत में उसको अपना एजेंट बनाया कि तुम हमारे लिए जाकर सामान प्रोक्योर करो, तो जब वो प्रोक्योर करे तो वो फ़ौरन इमीडिएटली और फ़ौरन हमें आके मुतला करे कि हमने खरीद लिया है, ताकि हम फौरी तौर पे उसको आगे सेल कर दें, क्योंकि जब तक कि वो हम उसको सेल नहीं करेंगे उस वक्त वो बैंक के रिस्क में रहेगा। लेकिन ये बताएं, पोस्ट सेल तो फिर कन्वेंशनल और इस्लामिक जो फाइनेंसिंग होगी उसमें फ़र्क क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर कन्वेंशनल बैंक से लोन लिया जाता है एंड जैसे मैं बात कर रहा था, आप जो भी कैश लेके कमोडिटी परचेज करते हैं, कमोडिटी में आपको लॉस हो जाता है या आपका बिजनेस लॉस हो जाता है, तो ऑब्वियसली बैंक्स को जो है आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी एट अ फिक्स रिटर्न जो पहले डिसाइड हुआ था। इस्लामिक बैंकिंग में भी अगर जो पोस्ट सेल आप कह रहे हैं, सेल से पहले तो बैंक जो है रिस्क उसका फेस करेगा, इसके बाद क्लाइंट जो है रिस्क उसका फेस करेगा, लेकिन अगर कोई लॉस हो जाता है तो यहाँ पर क्या उसको अपनी इंस्टॉलमेंट्स बाकायदा तौर पर प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट के साथ देनी पड़ेंगी? नहीं, अगर बिलफर्ज बैंक का लॉस हो गया तो वो बैंक का अपना नुकसान है, क्योंकि बैंक यानी ऐसे ही है
कि मैंने कोई चीज़ खरीदी और ख़रीदने के बाद जो है वो अभी आपको बेची नहीं थी कि मैंने मेरे पास बेचने के बाद अगर तबाह हो जाए तो फिर तो वो रिस्क ट्रांसफर हो गया, फिर तो वो क्लाइंट का रिस्क है। तो अब क्लाइंट को जो मर्जी है जिस तरह हिफाजत करे, चौकीदार रखे उसके लिए, चाहे इंश्योरेंस कराए, जो उसकी अपनी मर्जी है जो मर्जी कराए। लेकिन जब एक मरतबा, इसीलिए बैंक ये चाहता है कि वो जो प्रोक्योरमेंट और सेलिंग का जो पीरियड है वो मिनिमाइज किया जाए, ताकि वो बैंक अपना रिस्क जो है वो कम से कम कर सके। लेकिन रिस्क होना चाहिए, होना जरूरी है, लेकिन उसको पीरियड को किस तरीके से कम कर दिया जाए। तो पोस्ट सेल जो है अहमद कोई इसमें एक और बात है कि ये क्योंकि हम जो इस वक्त मोड डिस्कस करें वो मुराबाहा का डिस्कस करें, यानी सेल का डिस्कस करें। अगर पोस्ट सेल उसकी चावल हमने बेचे उसको और कीमत चावलों की बढ़ गई तो वो जो नफा था वो भी कस्टमर ही को गया, बैंक के पास तो नहीं आया। तो असल में हम तो उसके सप्लायर हैं अपने कस्टमर के, ठीक है, हम उसको एक सामान सेल कर रहे हैं, वो आके मार्केट में नफे पे बेचता है तो उसकी अच्छी बात है। अगर उसको नुकसान होता है तो फिर ये उसका मतलब लोग इस्लामिक बैंक को इस हद तक फॉर ग्रांटेड ना ले कि अगर हमें बिजनेस में लॉस भी हो जाता है तो उसका जो रिस्क है वो बैंक और क्लाइंट दोनों नहीं, बिल्कुल ये क्योंकि मुराबा का मोड। हाँ, अगर हम मुशारका करते हैं तो वो तो फिर उसकी इवन इजारा में हमने डिस्कस किया था, जब रेंटल आप पे कर रहे होते हैं, अगर आपका एसेट जो है डिस्ट्रॉय हो जाए तो वहाँ पे एसेट का रिस्क होगा, लेकिन बिजनेस का रिस्क फिर क्योंकि हमने मुशारका नहीं किया, क्योंकि ना हम अपसाइड शेयर करें ना डाउन साइड शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये तो स्पेसिफिक सेल एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है बैंक को उसका हिस्सा नहीं मिलता है, वो क्लाइंट को ही जाएगा। ठीक है, ये बताएं कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी मजबूरी की वजह से क्लाइंट जो है वक्त पे पैसे नहीं दे सकता तो फिर क्या प्रोसीजर होता है उसका? वहाँ पे वही प्रोसीजर है कि पहले अगर एक क्लाइंट है जो रेगुलर पे करता है और किसी जेन्युइन मजबूरी की वजह से वो पे नहीं कर पाता तो एक इस्लामिक बैंक इस ऑप्शन को देखते हैं उसको मोहलत दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई हैबिट बना ले इसको तो फिर हमने डिस्कस किया था एक चैरिटी का मैकेनिज्म होता है कि हम कस्टमर एक अंडरटेकिंग करता है कि मैं अगर टाइम पे नहीं अदा करूंगा तो चैरिटी दूंगा। पेनल्टी जो है बेसिकली कमर्शियल बैंक में पेनल्टी होती है, यहाँ पे पेनल्टी नहीं होती, यहाँ पे बेसिकली एक सदका है, वो अपने ऊपर एक कहते हैं उसको नजर मानता है या एक कि भाई मैं आपको अगर टाइम पे नहीं पे करूंगा तो मैं इतने अमाउंट सदका दूंगा। ठीक है, और ये उस सूरत में लिया जाता है अगर वो जेन्युइन ना हो और जानबूझ के डिले कर रहा हो जब और खामा-खा अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा हो। अच्छा, कन्वेंशनल बैंक में तो ऑब्वियसली अगर वो अपनी पेमेंट डिले करेगा तो इंटरेस्ट उसका डबल हो जाएगा जो कि बैंक्स के प्रॉफिट में जो है शामिल होगा। इन दिस केस क्लाइंट को तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये चैरिटी के तौर पे होंगे, बैंक के पीएनएल में नहीं आएगा, वो बैंक के जो अकाउंट्स के अंदर ये पैसा नहीं आएगा, बल्कि दरअसल उसने ये इस बात का एक इल्तिजाम किया, अपने अहद किया है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे मैंने ये पैसे अदा ना किए वक्त के ऊपर तो इतने पैसे मैं सदका कर दूंगा। ये असल में ये इसलिए रखा गया है कि अगर हम सिर्फ इसको इस तरह नॉर्मल मुराबा रखते हैं कि भाई एक प्राइस फिक्स हो जाती और फिर उसको क्लाइंट पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में या किसी भी तरीके से उसको मिसयूज़ करते और कहते हैं कि ठीक है हमें इतनी प्राइस अदा करनी है, अब चाहे जब मर्जी अदा करो, तो उसको लेट पेमेंट शुरू कर देते। तो इस वजह से वो एक हमने उससे कहा भाई तुम ये इसका कोई एक ऐसा वो होना चाहिए, तो उसने ये कहा कि ठीक है हम ये इल्तिज़ाम करते हैं, ये एक अहद करते हैं कि अगर बिलफर्ज अगर हमने वक्त के ऊपर पेमेंट नहीं की तो इतने पैसे सदका करेंगे। सही तो वो बैंक के पीएनएल में नहीं आएगा लेकिन वो सदका हो जाएगा वो पैसा। तो उससे ये होगा कि उसको एक तरीके से डी इंसेंटिवाइज हो जाएगा कि वो ताकि वो वक्त के ऊपर पेमेंट कर दे। ठीक है, ये बुनियादी तौर पर इसी मकसद के लिए बनाया गया। अहमद साहब ये बताएं, फॉर एग्जांपल यहाँ तो हम लेट पेमेंट्स की बात कर रहे हैं कोई मजबूरी की वजह से, लेट्स सपोज के बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है आपका क्लाइंट, उस केस में क्या होता है? कोई कोलेटरल क्या होता है बैंक के पास मौजूद? जी बिल्कुल, जब हम कोई फाइनेंसिंग करते हैं, मुराबा करते हैं, इजारा करते हैं तो एक सिक्योरिटी हम लेते हैं। अच्छा, अब वो सिक्योरिटी इसलिए होती है कि अगर जब हमने सामान सेल कर दिया और तो जो रिसीवेबल बना, कि कस्टमर ने वो रिसीवेबल पे नहीं किया तो फिर वो सिक्योरिटी को इन्फोर्स किया जाता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि देखें कस्टमर डिपॉजिटर्स का पैसा है, हमने उसको आगे बिजनेस में लगाया हुआ है। अगर कोई बिजनेसमैन डिफॉल्ट कर जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपको अपने डिपॉजिट से वहाँ से उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हम वहाँ से कोलेटरल लेते उसको फिर बाजार में बेच देते हैं और वहाँ से रिकवरी करके अपनी अमाउंट पूरी कर लेते हैं, बाकी उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगा कि शरिया में जो है इस चीज़ को कैसा देखा जाता है कि जब आप कस्टमर से जो है सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल रखवाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब और अहमद अली सिद्दीकी साहब हमारे साथ शो पे मौजूद रहेंगे। विल सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।